हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? जितने भी आप क्वांटिटीज पढ़ोगे मोशन के अंदर, तो उसमें आप डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी के साथ में हम उस क्वांटिटीज के थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं और वो इन टर्म्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स करते हैं। तो आपको यहाँ ये सीखना है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ओके, मैं फिर बता रहा हूँ। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मैंने बोला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इससे मतलब यहाँ ये हो गया है, ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये स्केलर कब कहेंगे और वेक्टर कब कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन आप यहाँ ये लिखोगे। स्केलर किन्हें कहते हैं? जो ऐसी क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज which possess, वो क्या रखती है अपने पास? which possess, बताओ, मैग्नीट्यूड, जो केवल क्या रखती है अपने पास? ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन एज, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्केलर कहेंगे। और वेक्टर्स किसे कहेंगे? वेक्टर्स किसे कहेंगे? टेल मी, वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी होंगी? टेल मी, वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी होंगी भाई? द वेक्टर्स क्वांटिटीज which have, जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, बोथ, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या नाम देंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये थोड़ा सा सुनने में आपको हो सकता है नया सा लगे, ठीक है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा हम एग्जांपल्स के साथ में समझाएं तो आप इसको कैसे समझोगे कि स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है और वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। तो आपको ये समझना है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, उन स्केलर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अमाउंट, वैल्यू, क्वांटिटी, यू कैन से, ओके, एंड दिस वेक्टर possesses मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो अब यहाँ जो मैंने बताई आपको ये बात, सीधी सी सिंपल सी बात, तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर हो, घर कोई आपके रिलेटिव्स आते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आपके स्कूल कहाँ है। तो आपके घर, आपके किसी भी XYZ आपके दादाजी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा तो इस स्कूल के अंदर पढ़ने गया है और वो स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आपके घर से स्कूल कितने दूर है भाई? 2 किलोमीटर दूर। तो आपके जो रिलेटिव्स आए थे आपको ढूंढने के लिए आप तक आने लगे, तो वो ढूंढने लगे, आपको ढूंढने लगे। फिर 2 किलोमीटर जाना है, और 2 किलोमीटर कहाँ से? आपके घर से 2 किलोमीटर। लेकिन वो 2 किलोमीटर चल पड़े, लेकिन अब ये नहीं समझ में आया किधर चले। चल पड़े, इधर गए नहीं मिली, इधर गए नहीं मिली, इधर गए नहीं मिली, इधर गए नहीं मिली, और ये बाई चांस इधर चले गए 2 किलोमीटर, तो इनको ये स्कूल मिल गया। इससे मतलब यहाँ ये हो गया कि अब उन्होंने यहाँ केवल क्या बताई थी? अमाउंट बताई थी, इतने किलोमीटर दूर है। अब दूसरा रिश्तेदार आता है, तुम्हारा कोई दोस्त आता है, वो जाता है, ठीक है, और वो पूछता है कि भाई आप कहाँ थे, आपके बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारा तो जो लड़का है वो स्कूल में गया हुआ है। तो ठीक है, ये पता है आपकी स्कूल किस तरफ है, आपके दोस्त को पता है आपकी स्कूल किस तरफ है, या आपके दोस्त को घर वाले बता दें कि भाई ये 2 किलोमीटर है लेकिन टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इसलिए अब जब वो दोस्त आपको ढूंढने निकलेगा तो केवल में केवल कौन सी डायरेक्शन चलेगा? ओनली एंड ओनली 2 किलोमीटर एंड प्लस नॉर्थ। समझे बात? 2 किलोमीटर चलेगा और नॉर्थ में चलेगा। तो अब आपको पहले ही चांस में आप उनको मिल जाओगे। इससे मतलब यहाँ समझ में दोनों बातों में फर्क क्या है? पहले वाले बात में केवल आपको क्या बता रखी थी? अमाउंट, द क्वांटिटी, और दूसरे केस के अंदर आपको क्या बता रखी थी? 2 किलोमीटर, हेयर द डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन।
दोनों मिल रहे हैं, मीन्स एक अमाउंट है और साथ में क्या है, डायरेक्शन है। इसे हम क्या नाम देंगे, टेल मी। दिस इज द वेक्टर व्हिच पोसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज, हाँ इसे मैग्नीट्यूड बोलोगे, इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, टेल मी, स्केलर क्वांटिटी। बोलो भाई अगर समझ में आएगी नहीं आपको, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। स्केलर और वेक्टर के बीच में ये फर्क होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ और बातें सीखेंगे कि स्केलर्स का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सर वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्केलर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग से कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं। जो सिंबल हम किसी क्वांटिटी का यूज करते हैं, सिंपल वाई का वाई यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आगे आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल स्केलर्स के अंदर आप बात करते हो डिस्टेंस की, डिस्टेंस का सिंबल हम यूज करते हैं एस, तो वही का वही सिंबल हो गया। उसके बाद हम सिंबल यूज करेंगे स्पीड, स्पीड का सिंबल क्या होता है, दैट इज v, ठीक है। ऐसे ही मास, MASS मास, ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आप बताओगे इसके अंदर प्रेशर, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, P, और उसके बाद आप क्या बता सकते हो, टेल मी, करंट, जिसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, A, सॉरी ये इसके ऐसा यूनिट है, I हम इसका सिंबल यूज करते हैं। तो हम यहाँ स्केलर बनाने के लिए और स्केलर का जो सिंबल यूज करने के लिए हमने अलग से कोई सिंबल यूज नहीं किया। हमने जो इसका सिंबल मास का यूज करते हैं, प्रेशर का P, करंट का I और स्पीड का V और डिस्टेंस का S, यहाँ कोई अलग से आपने सिंबल यूज नहीं किया स्केलर बनाने के लिए। सिंपल जो इसका सिंबल है भाई हमने ऐसा कैसे रख दिया। सो दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। देयर आर मच मोर क्वांटिटीज, और भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। हम यहाँ कुछ स्टार्टिंग में ये कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक के बारे में जो भी नया टॉपिक पढ़ेंगे हम हर टॉपिक के बारे में बताएंगे क्या ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जो भी नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो भी चीजें पढ़ेंगे हम उसके बाद हर क्वांटिटी को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि स्केलर है या वेक्टर है। ओके, तो वो हम सब उस समय चेक कर लेंगे कि इसके अंदर डायरेक्शन है कि नहीं है। ओके, मैग्नीट्यूड कितना है कितना नहीं, ये सब हम देख लेंगे। सो स्केलर के बाद समझ में क्या होता है स्केलर, और स्केलर के अंदर ये जो चीजें होती हैं सभी के अंदर केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के अंदर हम बताते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर जो स्केलर क्वांटिटी आती है वो हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। उसके बाद स्पीड की यहाँ क्या आ जाती है अभी नई टर्म वेलोसिटी, या मास की बजाय कहा जाता है वेट, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारी क्वांटिटी हैं, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटी हैं, ठीक है, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको यहाँ कुछ नॉर्मल सिंपल से एग्जांपल से याद रखने, जब जो क्वांटिटी आएगी हम उसका डिस्कस करते चलेंगे ये स्केलर है या वेक्टर। ओके, अब बात मैंने ये बताई थी कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, प्रेशर, उन सभी के लिए सिंबल यूज कर रखा है। तो सर वेक्टर के लिए सिंबल क्या यूज करें? वेक्टर के लिए हम ये बताएंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का सिंबल ये होता है एस, इसके ऊपर यदि आप ये सिंबल लगा देते हो हम इसे क्या बोल देंगे, वेक्टर। ये वेलोसिटी यहाँ स्पीड का भी है, इसके ऊपर आप ये सिंबल लगा देते हो हम इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो कहने का मतलब है आप यहाँ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाउ यू रिप्रेजेंट द वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेल मी। दिस इज रिप्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एरो टाइप, ठीक है, एरो में रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट। अच्छा, आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि गलती से आपको एरो इधर नहीं लगा देना, इसके डायरेक्शन इस तरफ लगानी है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है, जो शुरुआत में इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कन्वीनियंटली जो यूज किया वो यूज करते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा ना यूज करके वेक्टर का सिंबल ऐसे यूज करते हैं सच दैट, इसके दो पार्ट करते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। सो दिस इज द पार्ट टेल एंड दिस इज पार्ट हेड, ओके।
ये हेड हो गया, तो आपको दिख रहा है हेड मतलब एरो, एरो मतलब डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन हेड क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा, एंड टेल क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड। देखो होगी कि दो चीज, this represent, they represent the magnitude and arrow represent the direction. Okay, so vector consists magnitude as well as direction, such that the arrow represent both, ये दोनों बातें रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ ये समझ में आया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और ये अब हम आगे सीखेंगे कौन सी क्वांटिटी को हमने वेक्टर कहा, कौन सी क्वांटिटी को हमने स्केलर कहा, ठीक है। सीधी सी बात हम यही लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्केलर समझ में आया, वेक्टर समझ में आया। और इससे अलावा यदि आपको सीखना हो, समझना हो कि सर स्केलर और वेक्टर के अंदर आप लोग थोड़ा और डिफरेंशिएट करो, तो आप यहाँ ये बताओगे दोनों के बीच में एक खास फर्क और है, ये जो फॉलो करता है दिस फॉलो स्केलर सम, व्हाट इज स्केलर सम, एंड दिस फॉलोज, इसके बारे में बताओगे वेक्टर के बारे में, दिस फॉलो, ये क्या फॉलो करता है, वेक्टर सम। अब आपको यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सर स्केलर सम क्या होता है और वेक्टर सम क्या होता है। ओके, तो पहली बात स्केलर सम बिल्कुल वही उसी तरह होता है जैसे आपने अलजेब्रिक सम बोलते हो, जैसे 2 + 3 = 5। ओके, सिंपल अलजेब्रिक सम। जैसे आपसे बोला जाए 2 एम्पियर + 3 एम्पियर = 5 एम्पियर, स्केलर है, स्केलर को हम ऐसे जोड़ सकते हैं अलजेब्रिक, 2 + 3 5 + 3 7। लाइक इन केस ऑफ वेक्टर you can't add like algebra, like algebraic। ओके, हम इसको इसी तरह तो ऐड कर ही नहीं सकते। और जब हम पढ़ेंगे वेक्टर सम मींस a वेक्टर + b वेक्टर, इसका सम हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स आते हैं, ठीक है, ये कोई वेक्टर इसका जो नेट जो भी आया है, ये इसका नेट वेक्टर, नेट रिजल्टेंट वेक्टर आया है, तो हम इसको a वेक्टर + b वेक्टर करेंगे, तो हम इसका ऐसा जोड़ नहीं कर सकते 2 + 3 सीधा कर दिया 5, नहीं। ये डिपेंड करता है, a और b वेक्टर डिपेंड करता है कि किस एंगल से एक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो मैं आपको यहाँ ये चीज़ समझाऊंगा, या आपको समझ में आ गया, नोट कर लिया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपको ये मिल जाएगा YouTube पे, तो बाद में आप इसको क्लिक कर लेना, ठीक है, आप क्लिक कर लेना, हम स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है, ये आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो मैंने पहले स्केलर और वेक्टर बताया, अब मैंने यहाँ एक नई बात ऐड की है, दैट इज स्केलर सम एंड वेक्टर सम। तो आप यहाँ समझो स्केलर सम क्या होता है, वेक्टर सम क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको यही सिखाऊंगा, स्केलर सम क्या होता है और वेक्टर सम क्या होता है। ओके, तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यदि इधर से और इधर से 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट ऐसे आता है, अब ये इधर से कितना जाएगा, अब तो सर यदि हम इस वायर को इधर से ना करके इधर कर दे तो बताओ भाई, इधर से करंट आ रहा है तो इधर से करंट जाएगा, कितना जाएगा 5 एम्पियर, बोलो कितना जाएगा। सर हम इधर ना करके और हम इसको इधर कर दें, कैसे, इधर ले आए तार, और आप देखते हो अपने घर की हाउस होल्ड फिटिंग वगैरह, सर्किट फिटिंग के अंदर ऐसे होता है, कोई बार पेचीदार होता है, कोई बार पेचीदार होता है, इसमें तो कोई एंगल वगैरह का चक्कर नहीं, इधर से जाए, इधर से तो दोनों का करंट आएगा, हमेशा इधर से जाएगा, कितना हो जाएगा ऑलवेज 5 एम्पियर, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एंगल, कितने एंगल हैं दोनों के बीच में, कितना एंगल, इससे कोई लेना देना नहीं। आप कहो सर हमने ऐसे किया 2 एम्पियर इधर से आया और 3 एम्पियर इधर से आया, तो सर क्या अब 90 डिग्री हो गया, तो क्या अब इधर से करंट जाएगा तो वो उतना ही जाएगा, कम जाएगा, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन इट विल ऑलवेज 5 एम्पियर। नाउ आल्सो आपकी कितना रहेगा, ये 5 एम्पियर ही रहेगा। तो बात समझ में आ रही है, ये स्केलर है, ये चाहे इसको तार को इधर ले लो, इधर ले लो, इधर लो, जिधर मर्जी ले लो, हमेशा करंट कितना रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ से, मतलब यहाँ है
करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐसा ही तो होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐसा ही होता है कि नहीं? अब बात करते हैं वेक्टर। चलो वेक्टर में हम ऐसा करते हैं, एक इस तरफ से 3 न्यूटन फोर्स लगाया और इस तरफ से कितना फोर्स लगाया 2 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, अब क्या होगा? ये रोटेट करेगा। रोटेट किस तरफ करेगा भाई? इधर से कोई फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, किधर जाएगा? चांसेस इधर से। ओके, अब फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 2 + 3 5 न्यूटन नहीं लिख सकते। इसके अंदर एंगल का मैटर करता है। ये चीजें मैं सिखाऊंगा जब आपको स्पेशल वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ केवल यही समझना है। ठीक है, आप कहोगे चलो सर ये बात आप बताओ या ना बताओ, ये बात भी बताओ, लेकिन हमें 2-3 एग्जांपल के साथ और बताओ कि 2 + 3 हमेशा 5 क्यों नहीं होगा। इसमें समय से 2 + 3 5 एम्पीयर हो गया, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि 2 + 3 5 न्यूटन हो। तो अब यहाँ यदि कोई कहे ऐसे आ गया फोर्स, को इधर लगाए और एक फोर्स इधर लगाए, अब किधर जाएगा भाई? स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? ये वाला, तो किधर जाएगा? इधर। और कितना जाएगा? 1 न्यूटन। अपोजिट है, 3 न्यूटन - 2 न्यूटन कितना हो गया? 1 न्यूटन। स्ट्रॉन्ग फोर्स किस तरफ है? ये वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। इसमें तो 1 आ गया, देखो वहां कितना आ रहा? 2 और 3 5 आ रहा है, लेकिन क्या 2 और 3 5 आया नहीं? आया ना। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि इनको हम अलजेब्रा की तरह नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हम अलग से इसका वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। वेक्टर सम में ना पहले बता दूं, वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज पढ़ा दूंगा। इज इट क्लियर टू यू नॉट? समझ में आई ये बात? ओके, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। सर हमने ऐसे किया, तो क्या सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता था भाई? 2 एम्पीयर और इधर से 3 एम्पीयर है करंट, तो क्या सर इसमें ऐसा नहीं होता था भाई? आप इधर से 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर इधर से आप कोई डिवाइड कर रहे हो, वायर को इधर से मिला के, तो हमेशा फिर दोबारा 5 एम्पीयर ही आएगा। 2 + 3 एक ऐसे, जैसे कोई नाला है और इधर से पानी का नाला है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी इधर से बंद है, इधर से ओपन है। देखो भाई इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से ये नाला ओपन, सीधी सी बात है दोनों का पानी ऐड होकर इधर निकल जाएगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ इस वाले केस में नाला नहीं है, इस केस के अंदर 2 ट्रक आमने सामने टकरा रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि वो दोनों घूम के इधर जाएंगे, टकराने के बाद क्या होगा? तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको थोड़ा पीछे धकेल देगा और जो वीक होगा वो आराम से पीछे धकेलता जाएगा। सी यहाँ आप ये समझो, ठीक है? सो इट इज नॉट ऑलवेज बिटवीन 2 + 3 क्या हो जाए? 2 न्यूटन + 3 न्यूटन = 5 हो जाए। हो सकता है एक वजह से हो सकता है, यदि 2 न्यूटन इधर ही लगाए और 3 न्यूटन इधर ही लगाए, अब हो सकता है 5 न्यूटन, हो सकता है नहीं, बट इट इज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता, लेकिन इसमें हमेशा नहीं। सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर सम। ओके, तो वेक्टर सम आपको स्पेशल पढ़ाया जाएगा, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं? इतनी समझ में आई बात आपको कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर के अंदर क्या खास बात होती है कि इट ऑलवेज फॉलो वेक्टर सम। सो मैं ये वेक्टर सम आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब इसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज डिस्टेंस। नाम से क्लियर है, आपने पहले भी सुना होगा नाम, लेकिन ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट आपके लिए हो सकता है जरूर नया हो, हर किसी के लिए ना हो नया। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है? जितना पाथ लेंथ कवर करते हो ये क्या हो जाती है? डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ बताओगे डिस्टेंस का मतलब यहाँ होता है distance is the actual path covered, the actual path covered। जो actual path covered होता है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? the distance is the actual path covered। जो वास्तव में डिस्टेंस पाथ हो, लेंथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस नाम देते हैं। ओके, अब सीधी सी बात है, ये कोई लेंथ है तो लेंथ की ऐसा भी हम क्या यूज करते हैं? टेल मी
बताओ भाई इसकी SI यूनिट क्या है? टेल मी। इसकी SI यूनिट क्या है भाई? टेल मी। इट इज मीटर, जो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहाँ मैं हल्का सा वापस रिकॉल करना चाहता हूँ। टेल मी व्हाट इज SI यूनिट क्या होता है? वेरी गुड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल? SI यूनिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्या इसकी जरूरत पड़ी हमें? क्यों क्यों चाहिए थी SI यूनिट? हम वैसे अपनी पहले जो यूज करते थे यूज करते थे, हमने इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बोलो। सी, इसके नाम से क्लियर है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से मतलब क्या है कि ये जो इंटरनेशनल, ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक पैरामीटर बना दिया कि भाई सब कोई डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे। कोई अपना कोई लोकल सिस्टम यूज नहीं करेगा कि भाई किसी ने अपनी लकड़ी काट रखी है, किसी ने अपना थोड़ा सा धागा काट रखा है, तो ये बोले कि भाई 1 मीटर बराबर इतना है, ठीक है। या किसी ने अपना कुछ और सिस्टम यूज कर रखा है, ठीक है, वेट के लिए इतना सा कुछ बना रखा है। पहले ऐसे करते थे, कितना कुछ यूज कर लिया, भाई सभी हम वही यूज करते हैं, सभी वो यूज कर रहे हैं। आई बात समझे? तो पहले ये सभी लोकल सिस्टम अलग अलग यूज करते थे। पहले डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ऐसे यूज करते 1 2 3, या फिर ऐसे यूज करते थे 1 2 3। तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई किसी ने एक से सामान दूसरे से लिया, और वहाँ दिक्कत ये होती थी कि हम जब सामान लेते हैं किसी दूसरे से, तो उसने कहा कि भाई मैंने तेरे को ये 7 हाथ माप के बोर्ड दिया था, घर जाके वही बोर्ड उसका छोटा बच्चा मापने लग जाता है, वो उसके छोटे छोटे हाथ उसने 4 गिन दी, है कि नहीं? तो उसने कहा पापा आपको फ़ायदा कर रहा है, आप करते 3 हाथ, मैंने तो 4 हाथ गिन दी। से मतलब यहाँ ये है। फिर किसी का लेन देन में दिक्कत हो, किसी का छोटा हाथ हो, किसी का बड़ा हाथ हो, ठीक है, ये चीज़ें वेरी करती है, बदलती है प्लेस टू प्लेस। कहीं किसी जगह के लोगों का हाथ छोटे होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, किसी जगह के हाथ बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। इसलिए इस सभी को यूनिक बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, वो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई मीटर लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हम लेंथ के लिए मेजर करेंगे, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, पाउंड वगैरह हम किसके लिए यूज करेंगे? वेट के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही सेकेंड, मिनट, आवर, ये सभी हम टाइम के लिए यूज करेंगे। और अलग अलग लीटर, मिलीलीटर, ये सभी हम अलग अलग यूनिट्स यूज करेंगे, और हर के लिए सब कोई एक यूज करेंगे। अलग अलग का मतलब यह है कि हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग, और वो क्वांटिटी सभी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूज की जाएंगे। समझ में आई बात आपको? सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। समझ में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की जरूरत पड़ी? समझ में आया ना अच्छे से? क्लियर? ओके। सो इसकी SI यूनिट क्या है? वो मीटर। इज इट क्लियर? नाउ another the term that is known as displacement. Okay, displacement. So this is the shortest distance. ये क्या होता है भाई? This is the shortest distance between, किस किस के बीच में shortest distance होता है? Shortest distance between initial and, बताओ भाई, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो जो इसके अंदर क्या होता है? हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं? टेल मी। वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ ये समझो, जैसे एक्चुअल पाथ, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई आता है और यहाँ से वापस घूम के यहाँ जाता है, तो A एंड दिस इज B। तो A, इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बताओ भाई? माना कि यहाँ से यहाँ तक के जाने की डिस्टेंस कितनी थी? x। A से B गया तो x, B से वापस A आ गया तो क्या हो गया? x। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? x प्लस x = 2x। तो ये एक्चुअली तो ऐसे कवर करके है, इसने पहले बोला एक्चुअल पाथ कवर, एक्चुअली ऐसे करके है। लेकिन यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की कैसे करेंगे? टेल मी। डिस्प्लेसमेंट की हम करेंगे इसके अंदर कैसे करेंगे बताओ भाई? डिस्प्लेसमेंट की कैसे करेंगे इसके अंदर? शॉर्टेस्ट। अब देखो शुरुआत कहाँ से की थी?
ए से बी थी, वापस कहाँ आ गया, ए पे आ गया। तो इनिशियल भी क्या है इसके अंदर, बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है इसके अंदर, ए। तो ए और ए के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 8। ठीक है, यहाँ ये फर्क होता है। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ ए से बी, बी से सी। तो आप बताओ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टेल मी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई। ए से बी टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, दैट इज डिस्टेंस, एंड ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप ये दूसरे केस के अंदर बताओगे ए सी क्या होगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, और यदि ये x है और यदि x है और यदि 90 डिग्री है, ये बताओ क्या हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, टेल मी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, रूट 2x। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फिर अपने डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं, सॉरी इसके डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। कैसे भाई, यहाँ देखो ए से बी, बी से सी, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, किसकी, डिस्टेंस की, कभी इधर गया कभी इधर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन है ए से सी स्ट्रेट। तो इसकी डायरेक्शन है पर्टिकुलर, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, ए से बी, बी से सी। हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो कि ए से बी, बी सी से सी और सी से डी, ये आ गया, तो अब यहाँ ये हो गया, तब इसमें ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता, ओनली ए डी, मींस इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एंड व्हिच पोसेस अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर, तो अब आप खुद बता सकते हो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, मेरा काम केवल तुम्हें शुरुआत में समझाना है। अब मैं जितनी भी क्वांटिटी पढ़ाऊंगा वो सब आपसे पूछूंगा, तो आप 1 बाय 1 सभी का जवाब दे पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है स्केलर एंड वेक्टर, अच्छे से समझ लिया है, इसलिए अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ओके, तो आप यहाँ ये समझो। ओके, ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर और भी क्वांटिटीज देखते, लेकिन इससे थोड़े से कुछ हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, और इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जब डिफरेंशिएट ही कर रहे हो तो कॉमन चीज तो इसके अंदर ये है कि इसकी असाइनमेंट क्या है, मीटर, तो इसकी भी असाइनमेंट क्या होगी, इसकी भी असाइनमेंट क्या होगी, मीटर। भाई अब ये शॉर्टकट लेंथ हो, शॉर्टेस्ट लेंथ हो होगी तो मीटर में ही ना, ये क्या है, मीटर है, ये भी मीटर, लेकिन इस मीटर के साथ में कोई डायरेक्शन नहीं है, इस मीटर के साथ में क्या है, डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई दिस इज ए, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बताओ भाई, ये वाली क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, स्केलर, एंड दिस इज ए, कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, टेल मी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम इसे क्या नाम देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो यहाँ यही स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा स्टार्ट कर लेते हैं भाई, इसके अंदर ये वाला स्टार्ट करते हैं। माना कि इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल है, डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी, ए बी सी डी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ए से सी तक चलने में नंबर 1 डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। आई बात समझ में, ए से सी चलने में डिस्टेंस क्या होगी और ए से सी चलने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ओके, तो ए से सी चलने में, ठीक है, तो बताओ ए से सी, तो डिस्टेंस बताओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेल मी, हाँ 4 + 4 8 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई है, 8 मीटर। हम यही सोल्व कर देते हैं।
ठीक है भाई डिस्टेंस के अंदर आप क्या बताओगे, इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर क्या बताओगे, ए बी प्लस बी सी, ए सी सी गया ना, डिस्टेंस में क्या हो गया, ए बी प्लस बी, 4 प्लस 4 8 मीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगी भाई, AC दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और AC कैसे निकालोगे बताओ भाई, इट इज हाइपोटेनस, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा बताओ भाई 4√2 सेंटीमीटर, या जो भी है, मीटर है तो मीटर ले लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आप बता दोगे, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है। ऐसे ही यदि आपसे कहा जाता है ए से सी ना होके ए से डी होता, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है, ए टू डी सी, ए से बी गया, बी से सी और सी से डी। तो अब यहाँ जो डिस्टेंस होगी पहले वाले केस के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो बताओ कितनी होगी, 4 + 4 + 4 = 12। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए से डी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो। AC के अंदर इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है A to C डिस्प्लेसमेंट में, और इस केस के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं A से D भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो AC और AD वाला केस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और AB + BC + CD इज द केस ऑफ डिस्टेंस। समझ में आई बात आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये तो था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल का टाइप बदलता हूँ और उस न्यूमेरिकल में मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है। और इसमें यहाँ से इसके रेडियस है लेट 7 सेंटीमीटर, और ये अपना एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है, दिस इज ए, और ये बिल्कुल बी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है ए से बी। तो वापस ए से ए आने में, नंबर 1 ए से ए आने में डिस्टेंस क्या होगी, और दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टेल मी। वेरी गुड, व्हाट इज दिस, सर्किल, और सर्किल के लिए डिस्टेंस भाई ए से स्टार्ट हुआ वापस ए पे आ गया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से टोटल डिस्टेंस हो गई है। टोटल डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगेगा अपन, 2 पाई आर। ओके, समझ में आ गया आपको। और 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 12/7 डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय आर, 7 से 7 कट कर 44 सेंटीमीटर द डिस्टेंस। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ए से वापस किस पे आ गया, ए पे, तो दूसरे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट, यदि ए से बी तक जाता है, ओके, ए से बी जाता है तो यही बात निकालो, क्या, डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और क्या निकालना आपको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 40, गुड। देखो भाई ए से बी गया, ए से बी जाता है तो आप यहाँ देख सकते हो ये सर्किल का आधा पार्ट कर रहा है। आधा पार्ट मींस पूरा क्या होता है 2 पाई आर, आधा कितना हो जाएगा पाई आर। तो आप ए से बी, पहली बात आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो ए टू बी, तो इसके अंदर क्या बताओगे 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। 12 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, ओके। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालना, ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब बताओ कि ये जो डिस्टेंस होगी ना 7 इधर, ये भी कितना होगी 7 + 7 14 सेंटीमीटर। तो दूसरा केस क्या बताओगे, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, टेल मी, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कितना समझ में आया, ठीक है।
ए से ए वापस आने में डिस्टेंस 44, डिस्प्लेसमेंट 0। ए से बी आने में डिस्टेंस 22 एंड डिस्प्लेसमेंट 40। भाई ए से बी के बीच में जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा जिसका डायमीटर होगा। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर पूछता हूं तो आप मेरे को बताना, यदि ये घूम के 1.5 राउंड लगाए, क्या बोला मैंने, 1.5 राउंड लगाए, तो 1.5 राउंड लगाने में इसका कितना तो डिस्टेंस होगा और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी गुड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस के अंदर 66। भाई देखो आधा चक्कर में कितना था 22, पूरे चक्कर में 44, 44, तो आधा चक्कर और हो जाएगा। व्हाट इज दिस 1.5, एक चक्कर पूरा, उसके बाद एक आधा चक्कर मींस 44 पूरा एंड 22 आधा, तो 44 प्लस 22 66 सेंटीमीटर। डन, पहला समझ में आ गया। दूसरा पूछा इसमें डिस्प्लेसमेंट 40, 14, ठीक है। तो भाई ऐसे चक्कर लगाया, फिर आधा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही रहेगा। अब चाहे 1.5 लगाए, चाहे वो चक्कर लगाए 2.5 लगाए, चाहे 3.5 लगाए, हमेशा वो यहाँ से पहुंच के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, घूम फिर के यहाँ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बदल सकती है, बस आप एक चक्कर में जितनी आई है 44, उसको कभी इसको करोगे फ्रैक्शन वैसा बनाओगे तो क्या होगा 3/2, कई बार 3/2 कर दो, आप कितना आएगा 2 to the 4 + 1 5, 5/4 है, 5/4 कर दो, 3 to 6 1 7/2, अगर 7/2 कर तो कितनी चाहिए उसका तो डिस्टेंस निकाल लो। डन। अब ये भी आपने कर दिया। अब थोड़ा सा मैं और बदलता हूं, यदि ये 1.5 ना करके 1 and 1/4, 1 and quarter करे तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बता दिया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टाइप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो करो भाई। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, 1 and 1/4 के अंदर कितना, बताओ भाई कितना होगा। टेल मी आफ्टर कहां पहुंचेगा ये, ऐसे स्टार्ट किया पूरा राउंड, उसके बाद इस सर्कल के 4th पार्ट कहां होगा, पूरा चक्कर काट के यहां गया, उसके बाद फिर दोबारा यहां पहुंच जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो अब इसको पहले ऐसे फ्रैक्शन बनाओ, क्या हो जाएगा बताओ भाई 5/4, ठीक है। तो 1 राउंड में कितना कवर करता है 44, तो 5/4 राउंड में कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ये हो जाएगा 1155 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं ए से सी जाने में या इतने राउंड लगाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, बताओ। ये ऐसे हम कर लेते हैं, ये 7, तो ये भी 7 होगा, √2 ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 7 ये 7 ये, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टेल मी 7, आगे बोलो 7 कैसे करेंगे भाई, AC चाहिए और AC कैसे पता करोगे, ये 90 डिग्री 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये कितना आ जाएगा 7√2। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बात समझ में आई। इससे बेस्ट आप लोग मेरी गर्ल्स करके देखना, ठीक है।